जी आज हमारा चैप्टर 15 का लेक्चर नंबर 2 है और आज हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है जिसका नाम है मोशनल ईएमएफ। आज हम इसको थोड़ा इमोशनल तरीके से पढ़ेंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए फर्ज कर लें हमारे पास इस रीजन में इन टू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर हमने दो पैरेलल रेल्स रखी हुई हैं, कंडक्टिंग रेल्स, यानी दो पैरेलल हमने कंडक्टर रखे हुए हैं। बिल्कुल सेम ऐसी ही डायग्राम हमने चैप्टर 14 में भी पढ़ी थी, आपको याद होगा। और इनके दरमियान में हमने एक रॉड रखा हुआ है, मूवेबल रॉड। इस रॉड को मैं ए बी का नाम दे देता हूं और ये भी कंडक्टिंग रॉड है और इस रॉड की लेंथ जो है ना बिल्कुल उतनी ही है जितनी इन दोनों रेल्स के दरमियान डिस्टेंस है। राइट, अब करना हमने पता क्या है, हमने इस रॉड को अपनी तरफ मूव करना है। जरा गौर से मेरी बात सुननी है आपने। जब मैं इस रॉड को अपनी तरफ मूव करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करके मेरी तरफ आ रहा है। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अक्रॉस, यानी अगर ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करके मेरी तरफ आ रहा है ना तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे अक्रॉस। हमने ऐसे ही इस रॉड को मूव करना है। अब आप जरा गौर से सोचें होगा क्या। इस रॉड के अंदर तो काफी सारे चार्जेस हैं, ये तो हम जानते हैं, कंडक्टर है, और मैं इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस को कंसीडर कर लेता हूं। इमेजिन करें कि इस रॉड में काफी सारे चार्जेस पड़े हुए हैं और अगर मैं इनमें से किसी एक चार्ज को कंसीडर करूं जिसको मैं Q का नाम दे देता हूं, तो जब मैं रॉड को अपनी तरफ मूव कर रहा था किसी ना किसी वेलोसिटी v के साथ, तो ये चार्ज भी तो रॉड के साथ साथ मेरी तरफ आ रहा था, यानी इस चार्ज की भी वेलोसिटी कितनी थी, v। अब हमने पिछले चैप्टर में, चैप्टर 14 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या यहां भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव नहीं कर रहा? बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका मतलब है इन चार्जेस के ऊपर भी वही वाली फोर्स लगेगी। अब अगर मैं उस फोर्स का फॉर्मूला लिखूं तो जरा गौर कीजिएगा, एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब v क्रॉस b की मदद से हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जरा इमेजिन करें, राइट हैंड कर्ल रूल हमने यूज करना है। वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है, मेरी तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इन टू द पेपर। तो अब आप गौर कीजिए, v क्रॉस b, थंब किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब यह हुआ कि इस रॉड के अंदर जितने भी चार्जेस थे, पॉजिटिव चार्जेस, ये पॉइंट b की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे और पॉइंट a पे पॉजिटिव चार्ज की कमी आ जाएगी, पॉइंट बी पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि पॉइंट बी हाई पोटेंशियल पे आ गया है और पॉइंट ए लो पोटेंशियल पे आ गया है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आपने चैप्टर 12 में पढ़ा था कि अगर मैं साथ ही उसकी भी डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी आसानी हो। अगर ऊपर पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी तरफ नेगेटिवली चार्ज प्लेट है तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव प्लेट हाई पोटेंशियल पे है और नेगेटिव प्लेट लो पोटेंशियल पे है। तो इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया है। यहां भी ऐसा ही है, पॉइंट बी हाई पोटेंशियल पे चला गया है और पॉइंट ए लो पोटेंशियल पे आ गया है। तो क्या मैं कह नहीं सकता कि इन दोनों के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया है? और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को तो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। अब चूंकि आज हमने ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा किया है रॉड की मोशन की वजह से, इसलिए इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को नाम दिया जाता है मोशनल ईएमएफ। तो हम मोशनल ईएमएफ को डिफाइन कर सकते हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ रॉड when it is moved across the magnetic field is called motional EMF। तो ये तो हमने मोशनल ईएमएफ को डिफाइन कर दिया कि ऐसी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो रॉड की मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मोशन की वजह से पैदा होती है, दैट ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, आई मीन मोशनल ईएमएफ। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं और डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। हमने असल में इस टॉपिक में मोशनल ईएमएफ का एक फॉर्मूला बनाना है। अब दोबारा वहां से ही अपनी बात को कैरी ऑन करते हैं जहां मैं पहले पहुंचा था। देखें, पॉइंट बी हाई पोटेंशियल पे आ गया और पॉइंट ए
लो पोटेंशियल पे आ गया। और इसके साथ मैंने आपको एक दूसरी भी डायग्राम बनाकर दिखाई कि फर्स्ट कर लें ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है, तो इन दोनों के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया जिसे हम डेल्टा वी से भी जाहिर कर सकते हैं। लेकिन इस केस में इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ ई से जाहिर करेंगे, राइट। अब जरा गौर कीजिए, वहां दो प्लेट्स वाले केस में उन दोनों के दरमियान कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो पैदा हो गई है ना, जिसकी डायरेक्शन हाई से लो पोटेंशियल की तरफ होगी। सेम इसी तरह यहां भी रॉड के अंदर भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई है जिसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ, यानी हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। अब अगर मैं उन दोनों प्लेट्स के दरमियान, जो मैं साथ ही एक डायग्राम बना रहा हूं, उनके दरमियान एक पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करूं, तो मुझे बताएं उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। जाहिर बात है उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स हाई से लो पोटेंशियल की तरफ यानी नीचे की तरफ लगेगी। और उस इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में भी चैप्टर 12 में हम पढ़ चुके हैं। उस इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हम बना सकते हैं Q यानी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। जैसे ही पॉइंट बी पर रॉड के पॉइंट बी पे हाई पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा और पॉइंट ए पे लो पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, तो अब जो इस रॉड के अंदर चार्जेस ऊपर की तरफ जाएंगे ना, मजीद चार्जेस जो जाने की कोशिश करेंगे, उन पे एक नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगी। अब ऐसा करें, हम इन काफी सारे चार्जेस में से किसी एक चार्ज को अलग से बना लेते हैं और इमेजिन करें चार्ज को मैं मूव किस तरफ कर रहा था, यानी रॉड को मैं अपनी तरफ मूव कर रहा था। इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लग रही थी, ऊपर की तरफ, यानी पॉइंट बी की तरफ। और जब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही थी, ऊपर वाला पॉइंट थोड़ा ही टाइम गुजरने के बाद हाई पोटेंशियल पे, नीचे वाला लो पोटेंशियल पे आ गया, तो उसके बाद एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगना शुरू हो गई जिसकी डायरेक्शन क्या थी, नीचे की तरफ। जैसे जैसे थोड़ा सा ही टाइम गुजरेगा, बहुत जल्दी ऊपर वाली फोर्स यानी मैग्नेटिक फोर्स और जो फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रही है यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, इन दोनों की मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम हो जाएगी। जब इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगी तो फिर क्या होगा। इससे पहले मैं एक और छोटी सी चीज आपको बता दूं। अगर मैं इसी सिचुएशन में इस सर्किट के दूसरी तरफ, उस तरफ एक गल्वानोमीटर लगा देता हूं तारों की मदद से, तो फिर क्या होगा। पता क्या होगा, जो ऊपर वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पे आ गया है ना, यहां से चार्ज इस रॉड के थ्रू तो वापस नहीं जा सकता, लेकिन अब चार्ज को आपने दूसरा पाथ तो दे दिया है कंडक्टिंग वायर का। अब जो ऊपर वाला हाई पोटेंशियल है ना, वहां से चार्ज उस तरफ से गल्वानोमीटर के रास्ते से वापस आएगा पॉइंट ए की तरफ, और इसी को तो हम इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि पहले आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा किया, और जैसे ही आपने उन दो पॉइंट्स के दरमियान कंडक्टिंग पाथ दिया, तो चार्जेस ने वहां से फ्लो करके हाई से लो पोटेंशियल की तरफ वापस आना शुरू कर दिया। यहां से वापस क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि यहां पर तो दो फोर्सेस लग रही हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स और एक इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स उनको वापस नहीं आने देगी क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। तो इसलिए फिर जो चार्जेस हैं वो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ गल्वानोमीटर के रास्ते से वापस आएंगे, और इसे ही हम इंड्यूस्ड करंट कह रहे हैं। ओके, अब हम वापस आते हैं अपनी उसी डेरिवेशन की तरफ, जहां मैं बात ये कर रहा था कि जो चार्ज है, जो रॉड के अंदर चार्जेस हैं जिनको हम अपनी तरफ मूव कर रहे थे, उन पे टोटल दो फोर्सेस लगना शुरू हो गई हैं इवेंचुअली, जिनमें से एक मैग्नेटिक फोर्स है ऊपर की तरफ और दूसरी इलेक्ट्रिक फोर्स है नीचे की तरफ। बहुत जल्दी ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। अब चार्ज ने तो मूव करना शुरू कर दिया था ऊपर की तरफ। जैसे ही चार्ज की मोशन के दौरान ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक जब इस चार्ज पे नेट फोर्स लगना बंद हो जाएगी, यानी नेट फोर्स जीरो लगेगी, तो हम कह सकते हैं कि अब ये चार्ज अपनी हालत को बरकरार रखेगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी तो यही कहता है कि जब भी नेट फोर्स ना लग रही हो तो कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल अपनी स्टेट को बरकरार रखता है। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर मूव कर रहा था तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। सेम यही काम इस चार्ज के साथ भी होगा।
ये जो चार्ज पार्टिकल है ये भी मूव कर रहा था और उसकी मोशन के दौरान दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस किया, तो अब ये चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता जाएगा, तकरीबन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और एक कांस्टेंट फिनोमिना पैदा हो जाएगा जिसके नतीजे में चार्जेस पॉइंट बी की तरफ आते जाएंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, और जब आपने उनको दूसरी तरफ से वापस आने का पाथ दे दिया है तो फिर वहां से वापस भी आते रहेंगे, और ये एक यूनिफॉर्म सा सर्कल पैदा हो जाएगा जिसमें चार्जेस पॉइंट बी की तरफ जाएंगे और वहां से वापस आते जाएंगे, और ये काम चलता जाएगा। ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक आप रॉड को इस डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे। तो ये तो थी सारी की सारी थ्योरी जो मैंने आपको समझा दी। अब हम मैथमेटिकल वर्क की तरफ आते हैं। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि चार्जेस के ऊपर लगने वाली दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, यानी हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह हम लिख सकते हैं Q इंटू E। फर्ज कर लें जब इलेक्ट्रिक फोर्स ने मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस किया था ना, उस वक्त जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई थी ना, जो मैंने आपको पहले डायग्राम बनाई हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको आप E नॉट का नाम दे दें, तो यहां भी मैं Q के साथ E नॉट लिख लेता हूं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है उसकी मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं तो बनेगा QVB साइन ऑफ थीटा। यहां पे थीटा कितना है, देखें चार्ज रॉड के साथ मेरी तरफ मूव कर रहा था और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर थी, तो दोनों में एंगल कितना था 90 डिग्री का। यहां थीटा की जगह आप 90 पुट कर सकते हैं, साइन 91 हो जाएगा, तो आपके पास QVB बच जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे Q कैंसिल कर दें, बाकी क्या बचा VB इज इक्वल टू E नॉट। अब आपको याद होगा चैप्टर 12 में ही हमने एक टॉपिक पढ़ा था, दोबारा मैं वही डायग्राम आपके सामने कर रहा हूं, जिसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहां पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट या हाई और लो पोटेंशियल के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है, क्या मैं उसको लिख सकता हूं E नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। बिल्कुल ऐसा ही है, तो मैं E नॉट को माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R लिख सकता हूं। अब डेल्टा V क्या चीज है, ये मैं आपको शुरू में इस लेक्चर के शुरू में बताया था कि यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है और यही तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जिसे हम इस टॉपिक में मोशनल ईएमएफ कह रहे हैं। तो आप डेल्टा V की जगह E पुट कर दें, ईएमएफ, और नीचे जो डेल्टा R डिस्टेंस को जाहिर कर रहा होता है, यहां डिस्टेंस कितना है, चार्ज कितना मूव कर रहा है रॉड के अंदर, ये रॉड से A से B तक जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि A और B के दरमियान टोटल डिस्टेंस जो है वही यहां पुट करेंगे, और वो यहां पर कितना है कैपिटल L विच इज लेंथ ऑफ रॉड। तो आप L को यहां पुट कर दें डेल्टा R की जगह पे, तो E नॉट मेरे पास आ गया माइनस एप्सिलॉन E ईएमएफ वाला डिवाइडेड बाय L। इसको आप पुट कर दें ऊपर वाली इक्वेशन में, फर्ज कर लें ऊपर वाली इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है। अब आपके पास फाइनल इक्वेशन आने वाली है जिसमें आपके लेफ्ट हैंड साइड पे VB है और राइट हैंड साइड पे माइनस डेल्टा V की जगह E पुट कर दिया था ईएमएफ को शो करने के लिए, डिवाइडेड बाय L। तो फाइनली मोशनल ईएमएफ E का फॉर्मूला आपके पास आ गया माइनस VBL। इसमें V क्या शो कर रहा है, स्पीड ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर को जितनी स्पीड से हम मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस। B किसे शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को, और L किसे शो कर रहा है, लेंथ ऑफ रॉड को। अब ये तो एक स्पेसिफिक फॉर्मूला आ गया है, लेकिन अगर इसी फॉर्मूला को हम जनरलाइज करना चाहें तो जो मैंने शुरू में थीटा की जगह 90 पुट किया था ना, तो जरूरी तो नहीं है कि हमेशा थीटा की जगह 90 ही होगा, वो तो स्पेसिफिकली इस केस में हो रहा था। यानी इस केस में आप रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस 90 के एंगल पे मूव कर रहे थे। अब 90 के अलावा भी तो किसी एंगल पे मूव कर सकते हैं, इसलिए वापस हम थीटा को पुट कर लेते हैं। जो साइन थीटा की जगह 1 लिखा था ना, उसको हम खत्म भी कर सकते हैं और फॉर्मूला को जनरलाइज करके लिख सकते हैं ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस VBL साइन ऑफ थीटा।
अब यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि थीटा क्या है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ रॉड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? तो ये था आज हमारा इंपॉर्टेंट सा लॉन्ग क्वेश्चन। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।